आजाद हो जाता है कश्मीर, तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। कि आज जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तानी तड़प रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने, कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो, क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना बना दिया। जाहिर है कि अगर हम कश्मीर की बात ना करें तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उधर का उधर ही है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों के दरमियान एक टेंशन बनी रहती है, और वजह इसके कि हम किसी अच्छे पड़ोसी की तरह रह सकें वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि कश्मीर का जो इशू है उसको हम लोग सॉल्व करने में अभी तक नाकाम रहे हैं, दोनों साइड से, पाकिस्तान की साइड से भी और इंडिया की साइड से भी। दोनों लोग जो हैं वो अभी तक इसका ना कोई हल निकाल सके हैं और ना ही कोई ऐसी बात हो सकी है जिससे ये टेंशन जो है कम से कम हो सके। आपको क्या लगता है ना कि क्या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? क्या कश्मीर में जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है बहुत अरसे से, उस बारे में आप क्या बताएं? देखिए, कुछ चीजें जरूरी होती हैं। ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत मजा आ रहा है। जो अब जैसे कोलैटरल डैमेजेस होती हैं, जैसे मिलिटेंट्स के इनकाउंटर में इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ये सब देख नहीं रही है। ऐसे नहीं है कि जो इंटरनेट शट डाउन होते हैं वो हमें सताने के लिए या ऑपरेस करने के लिए किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पता होगा, जब एनकाउंटर होता है और यूजुअली अब जैसे जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 90% तो सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो आपके यहाँ से आए हैं ट्रेनिंग लेके, जो भी लेकर, और हमारे यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें ये बोले कि आप हमारी उम्मा का हिस्सा हैं, आप लाइफ में आगे बढ़िए, शोहरत कमाइए, आप पेन्स उठाइए, बजाय इसके उन्हें कहा जाता है कि आप गन्स उठाइए। तो जो ये इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं, इन्हें रोकने के लिए जो एनकाउंटर्स होते हैं उसमें इनोसेंट लोगों के घर बर्बाद होते हैं। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट को इसका पता नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन ये अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये रुक जाए तो आपको इन्फिल्ट्रेशंस अपनी तरफ से रोकने की जरूरत है। ये नहीं कि आप हमेशा आप जो एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट ही नहीं है। हर कोई जानता है कि आजाद कश्मीर में टेरर ट्रेनिंग कैंप्स है और वहीं से वो इन्फिल्ट्रेट होते रहते हैं, हर कोई जानता है। और हर कोई जानता है कि आप ये जो रोना रोते रहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जो इंडिया का इमेज ग्लोबली आप खराब करते रहते हैं, इस तरह के काम करके आप हमारे यूथ को बहकाते रहते हैं हमारी कंट्री के अगेंस्ट, और हमारा यूथ इस तरह से अपना मुस्तकबिल खोते जा रहा है, हमारा जनरेशन खत्म होते जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो अगर एज गुड नेबर्स जब आप कहते हो कि आपको इंडिया के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करना है, तो आपको ये बहकाने वाला काम, भड़काने वाला काम, ये सब आपको बंद करना चाहिए। आप लोग करते ये हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे आप लोग हमारे यूथ को भड़काते हैं, और इंटरनली जो आपकी आर्मी है वो इस तरह की मिशंस करती है, गजवाए हिंद, वो मुझे बोलने भी नहीं आ रहा है वो क्या है, अंसार गजवातुल हिंद, पता नहीं क्या, ये इस तरह की मिशंस आपकी आर्मी स्पॉन्सर करती रहती है। और वहां से आप लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सारे जो मीरपुर के जो सारे आजाद कश्मीरी, सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी जो लंदन में है, वो वहां के प्लेटफॉर्म से चिल्लाते रहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। आप एक तरफ से कहते हो कि वी शुड बी पीसफुल एज नेबर्स, हमारे बीच दोस्ती का, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। तो जब आप किसी के अगेंस्ट इतना बात करेंगे ऑन अ ग्लोबल लेवल, और वो भी 90% तो आप झूठ ही बोलते हैं, ये तो मतलब कैसे कोई आईसिस की फोटो लेकर जिनीवा कन्वेंशन में जाके आपकी जो एक्स फॉरेन मिनिस्ट्री या स्पोक्स पर्सन जो भी थी, वो जाकर आईसिस की फोटो लेकर कहती है सब कश्मीर में हो रहा है। तो इस तरह का आप प्रोपेगेंडा ना करें। हम इट्स अ गुड थिंग कि आपको मुसलमानों का दर्द है, जो मुसलमान जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं एनकाउंटर्स में, जो हमारे स्टूडेंट्स ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से, ये ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से आप उन्हीं यूथ को भड़काते रहते हैं उन्हीं की कंट्री के अगेंस्ट, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नेबर्स बनना चाहते हैं इंडिया के? तो कॉन्फ्लिक्ट आपके हाथ में, आपकी तरफ से, जब कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से खत्म होगा तब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। आई थिंक ये सब इट इज इन योर हैंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमीद साहब ने जो कहा कि ये एक अरसे से चलता आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया, आई एम ग्लैड कि इन्होंने मेंशन किया 30 इयर्स से। तो कैन यू टेल मी कि 30 इयर्स पहले ये क्यों नहीं था? 30 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सडनली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ?
वो इन्फिल्ट्रेशन ही था, और वहां के लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे वहां से हजारों में की तादाद में मिलिटेंट्स आ रहे थे। और दूसरा जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता है। पहले सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है जो ये लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर एक्चुअली इंडिया का हिस्सा है ही नहीं। जब ये मानते हैं कि एक एक्सेशन हुआ था, जब ये मानते हैं कि हिंदू राजा ने इंडिया को एक्सीड किया था, तो फिर ये कैसे कहते हैं ये 1300 की, हाउ कैन दे गो 1300 में ऐसा हुआ था, 1320 में ऐसा हुआ था, 14th सेंचुरी में। यू कांट डू दैट जस्ट बिकॉज किसी जगह पे मुस्लिम मेजोरिटी है। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस एक सेक्युलर गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं कि वहां की गवर्नेंस हैज टू बी अ शरिया और एन इस्लामिक गवर्नेंस। ऐसा तो जरूरी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट प्रोपेगेट करना ये भी एक तरह का गलत प्रोपेगेंडा है जो हमारे यूथ को बहका रहा है और भड़का रहा है। दूसरी सबसे बड़ा झूठ जो है वो ये है कि इनको लगता है कि जो रेफरेंडम की बात करते हैं, चलिए वैसे मैं रेफरेंडम के खिलाफ हूं क्योंकि आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन। एंड अगर आजाद हो जाता है कश्मीर तो मुझे पता है कि मेरे कश्मीर के ऊपर कितना डेंजर आ सकता है। क्या आज जिस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तानी तड़प रहे हैं इंडिया का हिस्सा बनने, कल हमारे कश्मीरी भी उसी हालत में होंगे कि या हमें फिर से अपना लो क्योंकि वी आर इन डेंजर, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा जीना हराम कर दिया, उस तरफ से चीन ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें फिर से अपना बना लो। तो मुझे पता, मुझ में वो फोरसाइट है। मुझे पता है कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर शुड रिमेन विद इंडिया, ये मुझे पता है। कुछ लोग शायद उनका फोरसाइट इतना आगे नहीं है, कुछ लोग उस चीज पे स्टक है कि हमें प्रॉमिस की गई थी रेफरेंडम क्यों नहीं। अच्छा रेफरेंडम की बात करते हैं, जिनको ऐसे लगता है कि रेफरेंडम मिलनी चाहिए वो बार बार बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मैंडेट की, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस मैंडेट जो क्लियर कट है उसमें 3 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें से थर्ड स्टेप पे आता है रेफरेंडम। सेकंड स्टेप पे आता है पहले इंडिया को अपनी जो आर्मी है उसको वहां से हटानी है। फर्स्ट स्टेप पे आता है कि पहले पाकिस्तान को एलओसी से अपनी आर्मी हटानी है। जब पाकिस्तान फर्स्ट स्टेप करने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है, तो ये सीधा थर्ड स्टेप पे क्यों आने की बात करते हैं कि रेफरेंडम कहां से होगा। पहले अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हमें रेफरेंडम मिले तो पहले अपनी आर्मी हटाइए एलओसी से। जब आपकी आर्मी हटेगी फिर इंडिया अपनी आर्मी हटाने के सोचेगी, फिर जब इंडिया अपनी आर्मी हटाएगी फिर होगा रेफरेंडम। यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट भी यही कहता है। तो जब आप इस बात को क्लियरली नहीं बताते तो मैं क्यों नहीं कह सकती कि आप हमारे खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप कैसे ये डिनाई कर सकते हैं जब आप क्लियरली जो सच्चाई, जो सच्ची बात है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो आप सही चीजें बात कीजिए, जो सही है, सच्ची बात कीजिए। सॉरी, अल्ताफ वानी की बात का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। वो कह रहे थे, वो इनका जो शाह फैसल का एग्जाम्पल दे रहे थे। शाह फैसल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उन्होंने टॉप किया, इंडिया ने उन्हें सहराया। अगर यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स होती कि मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जा रहे या ऐसे, तो इंडियन गवर्नमेंट खुले दिल से उन्हें ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने देती, ना एग्जाम देने देती, लेकिन उनको वो सारे हक मिले जो एक हिंदू आईएएस ऑफिसर को मिले। अब वो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी जो उन्होंने अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया। उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी कि वो कश्मीर में जाके उनको जॉब छोड़ के उनको एक पॉलिटिकल ओहदा पाना था। उस ओहदे के लिए उन्होंने इस झूठ का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह बताना शुरू कर दिया कि कश्मीर में कोई नेशनलिस्ट है ही नहीं, हर कोई आजादी चाहता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था उनका, वो उनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस कंट्री को ठुकरा दिया जिसने उनको राइट्स दिए, उनको सक्सेस दिया, उनको एक ओहदे पे, एक पैमाने पे पहुंचाया। उस कंट्री को उन्होंने धोखा दिया। तो अगर हमारी कंट्री चाइना को रेजिस्ट कर रही है तो ठीक कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री नहीं चाहती कि हम लोग भी आपकी तरह चाइना के गुलाम बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात है। और दूसरी बात, आप अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत तो हम सब थे, आप भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, आपका मीरपुर भी अखंड भारत का ही हिस्सा है, नेपाल भी अखंड भारत। हमें अटैक करना होता तो हम ये डिवीजन होने ही नहीं देते। पहली बार जो हमने इतने, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सारे कंट्रीज हैं जिनसे सबसे ज्यादा सुपीरियर हम हैं, हमने इनको हमेशा हेल्प किया है। हमने कभी इनकी मर्यादा को, वो जो कहते हैं ना, इनकी जो बाउंड्रीज को पार नहीं की है। ना हमने कभी नेपाल को अटैक किया है, ना हमने कभी बांग्लादेश को अटैक किया है। और कश्मीर की आप बात करते हैं, वो हमारा हिस्सा है। जस्ट बिकॉज वहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, इट डजंट मीन कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं अगर वीजा के लिए अप्लाई करूं, आप हमें आने देंगे वहां पे। ये जाहिर सी बात है, आप
हमें रोकेंगे नहीं, ये कहा था ना हामिद साहब ने, कहा था कि मुझे रोका नहीं जाएगा जब मैं आजाद कश्मीर आऊंगी। मैं भी आपसे कहती हूँ कि जो चंद लोग, मैं बार बार ये कहती हूँ 7 या 8%, अब वो भी कम हो गया है, मे भी 2 या 3% लोग जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हो कश्मीर पे, वो 2 या 3% लोग अगर आजाद कश्मीर जाएंगे, हम भी उन्हें नहीं रोकेंगे। आप प्लीज उन्हें अपने पास बुला लीजिए, क्योंकि उन्होंने जीना हराम कर दिया बाकी कश्मीरियों का, जो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में जीना चाहते हैं, इसका हिस्सा बन के जीना चाहते हैं, उनका जीना हराम कर दिया। तो आप उनको अपने पास बुला लीजिए, शौक